हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने जो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है अपन ने नई शुरुआत की है उसका अपन चैप्टर 3 देखने वाले हैं आज। और 3rd चैप्टर के बारे में देखेंगे उसमें क्या लिखा है। क्लास अपनी कौन सी है? दूसरी है, जबकि चैप्टर तीसरा है। हमने पहला चैप्टर वो पढ़ा नहीं क्योंकि उसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। तो अभी अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3 क्या है देखते हैं। 3rd चैप्टर है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो अपन ने संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को देख लिया था कि कैसे संविधान का निर्माण किया गया था, संविधान का निर्माण करने वाले कौन कौन थे, कितनी बैठकें हुई थी, कितने सदस्यों ने भाग लिया था, और उसके बाद में अपना जो संविधान है उसको किन किन देशों से लिया गया है, ये बातें भी कर ली थी। अभी अपन देखेंगे कि अपने जो संविधान है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो अभी अपन विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो विशेषताएं हैं, अपन इधर लिखते चलेंगे और इधर एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो चलिए अपन पहली विशेषता है उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है ऊपर, वो और देखते हैं बुक में। तो देखिए दोस्तों, ये बता रखा है कि अपना जो संविधान है वो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है। तत्वों का मतलब ऐसे नहीं है कि जड़ी बूटियों से मिलकर बना है, कोई फिजिकली तत्व नहीं है। वैसे तत्वों का मतलब ये है कि अलग अलग देशों से उनके संविधान की अलग अलग बातें उठाकर अपने संविधान में जोड़ी गई हैं। वो भी जैसे किसी देश का संविधान की कोई बात है उसको अपन ने जैसे कि तैसे नहीं लिख रखा है, उस बात को अपन ने काट छाट करके फिर अपने संविधान में लिख रखा है, वो अपन आगे देखेंगे भी। दूसरी बात ये बता रखी है कि अपना जो संविधान है वैसा संविधान किसी देश का नहीं है, क्योंकि दोस्तों अपना जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? अपना संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह विशेषता एक बता रखी है, लेकिन ऊपर भी इन बातों के बारे में चर्चा कर रखी है। क्यों है? क्योंकि अपने संविधान में जब अपना संविधान कब लागू हुआ था? 26 जन 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ था, उस समय की बात बता रहा हूँ। उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है दोस्तों, ये बात है जब अपना संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के अब तक लगभग अपने बुक में 2019 का डेटा बता रखा है कि 470 अनुच्छेद हो चुके हैं और 25 भाग और अनुसूचियाँ कितनी हो चुकी हैं? 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने अनुच्छेद और भाग किसी देश के संविधान में देखने को नहीं मिलेंगे, अपने जितने अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी अपन चर्चा करते हैं अपने संविधान की प्रमुख विशेषताएं की। एक बात यह याद रखनी है, जहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, प्रथम चैप्टर में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दे रखी है, तो उसमें 1935 का एक एक्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था 1935 में। उसमें 1935 के अधिनियम में यह बताया गया था कि अपना संविधान किस प्रकार से होगा और उसमें क्या क्या होंगी। तो उन बातों को भी अपने संविधान में लिया गया है, और सबसे ज़्यादा बातें 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। सबसे ज़्यादा बातें 1935 के अधिनियम से अपने संविधान में ली गई है। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात यह बताई गई है कि भारत में अभी तक बहुत से संशोधन हुए हैं, 42वां, 43वां, 44वां, 47वां, ऐसे बहुत से हुए हैं। तो जो 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 को हुआ था, 1976 के समय अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और उस समय आपातकाल का दौर चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आपातकाल के समय यह संविधान संशोधन लाया गया था। इससे अपना संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अपन देखेंगे अपने संविधान की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता ये अपनी, हाँ, भारत का संविधान सबसे लंबा है। लिखित दिखाई दे रहा ना? 1 मिनट।
नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा नीचे लिखना होगा। लिखित संविधान, यह तो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दोस्तों ये दिखाई दे रहा है। तो अपने लिखित संविधान है, ये अपन ने चर्चा कर ली। लिखित संविधान है तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो किस देश का है? भारत देश का सबसे लंबा लिखित संविधान। लिखित संविधान सबसे लंबा, किसका है? भारत देश का। और यह अपन ने चर्चा कर ली किस प्रकार से हैं। संविधान में तब बनाया गया तब कितने अनुच्छेद थे और अभी कितने हैं। हालांकि अभी भी संशोधनों की प्रक्रिया जारी है, अभी भी संशोधन हो रहे हैं और अपना संविधान लंबा होता जा रहा है, मतलब और भी इसमें सब्जेक्ट जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी बात करते हैं कि इसमें यह एक बात और बताई गई है कि 7वें जो भाग 7 था उसको हटा दिया गया था और कुछ भाग है उनको जोड़ा गया था। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4K, फिर 9K, 14K, इनको जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। और भाग 7 को क्या किया गया था? हटा दिया गया था। ये बातें बताई गई हैं। अनुसूचियाँ पहले कितनी थी? पहले अनुसूचियाँ 8 थी, फिर 9, 10, 11 और 12 को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ये बता रखी है, यह विशेषता बता रखी। एक ये बता रखी है कि अपना जो संविधान है वो सबसे लंबा है, यानी सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके पीछे वजह क्या है कि अपना जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित है। देखिए, एक तो अपनी भौगोलिक विशेषताएं, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, भारत का क्षेत्रफल मतलब 7वें नंबर पर आता है तो बहुत बड़ा है, भौगोलिक क्षेत्र भी अपना बहुत बड़ा है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सांस्कृतिक भी भिन्न भिन्न देखने को मिलती हैं, तो विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार क्या है, लोगों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं, अलग अलग उनका रहना, खान पान, सहन सब कुछ अलग अलग है। तो उनके जीवन को देखते हुए उस हिसाब से अपने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया द्वारा जो आर्टिकल हैं, जो बातें लिखी गई हैं वह लिखी गई हैं। तो अपने जो भौगोलिक विशेषताओं के साथ साथ क्या है, सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं, जिस कारण से अपना संविधान लिखित है। क्योंकि दोस्तों इधर पूर्व की तरफ चलते हैं अपने देश के, तो पूर्वी तरफ चलते हैं तो वहाँ पर लोगों का रहन सहन अलग है, उनकी विशेषताएं, बोली, जातियाँ सब कुछ अलग है। तो उनके हिसाब से भी संविधान में क्या किया गया है, संशोधन के माध्यम से उनके लिए भी विभिन्न प्रकार के तथ्य जोड़े गए हैं। इस प्रकार से अपना संविधान लिखित लंबा होता चला गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपना संविधान क्या है, सबसे लंबा है। दूसरी विशेषता के बारे में देखते हैं। विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी विभिन्न स्रोतों का मिश्रण। ये क्या कहते हैं, देखिए हमारे जो संविधान निर्माता हैं सब जानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी को। तो उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान जैसा का तैसा नहीं है, मतलब देशों से ले जितने भी देश हैं उनके संविधानों को हमने नोट ज़रूर किया है, लेकिन जैसा का तैसा हमारा संविधान नहीं है। हमारा संविधान विभिन्न देशों के संविधानों को छानकर बनाया गया है। हमारा संविधान विभिन्न देशों के संविधान को छानकर बनाया गया है। छानकर मतलब हमने अपने हिसाब से संविधान में क्या किया है, संशोधन किया है। ठीक है दोस्तों, एक बात तो ये बताई गई है। दूसरी बात यह बताई गई है कि हमारा जो संविधान है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, रूस से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अलग अलग देशों के जो संविधान हैं उनसे विहित है, यानी उनके देशों का संविधान का मिश्रण है। तो यही बात बताई गई है कि अपना देश, अपना जो संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह तीसरा पॉइंट तो देख लेते हैं अपन क्या है। तीसरी बात यह बताई गई है नम्यता है, नम्यता की यानी कठोर और लचीलेपन की। लिख देते हैं अपन तीसरी विशेषता के बारे में, कठोर व लचीला संविधान। कौन सा संविधान? कठोर और लचीला संविधान। फिजिकली संविधान को ऐसे मोड़ तोड़ के नहीं देखा जाता कि कितना लचीला है, या जिस पृष्ठ पर लिखा गया है वो कितना लचीला, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना कठोर है, उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए समझते हैं कठोर और लचीला संविधान।
संविधान में समय समय पर क्या होता है दोस्तों, संशोधन होता रहता है, संशोधन की प्रक्रिया जारी रहती है। तो जो संशोधन होता है उस संशोधन को दो भाग में बांट दिया, लचीला और कठोर। जो अपन संविधान में संशोधन करते हैं उस संशोधन को लचीला और कठोर बोला गया है। अभी जो संविधान संशोधन है जो जिस प्रकार से होगा उस हिसाब से, जैसे कठोर संविधान में तब क्या होता है कि संशोधन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कई वर्षों लग जाते हैं संविधान में संशोधन करने के लिए, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और अंत में उस संशोधन हो भी नहीं पाता है। तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है संशोधन करने का, तो उसको बोलते हैं कठोर संविधान। और ये एग्जाम्पल है बेस्ट यूएसए का। लचीला संविधान, लचीला संविधान जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से, मतलब नॉर्मल प्रक्रिया होती है संविधान संशोधन करने की, 1 घंटे में या 1 दिन में, इतने समय में ही संशोधन किया जा सकता है, तो वह हो गया लचीला। तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है यूएसए यानी ब्रिटेन। तो इस प्रकार से लचीला और कठोर। अब भारत की बात करते हैं। भारत का कौन सा संविधान है दोस्तों, बता सकते हो क्या आप कौन सा संविधान है? संशोधन की प्रक्रिया आपको पता होगी, नहीं होगी पता तो अपन आगे पढ़ेंगे। देखिए भारत का जो संविधान है वो न तो लचीला है न कठोर है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं कैसे। देखिए अपने जो संविधान है उसमें संशोधन 2 तरीके से होता है। संविधान में संशोधन 2 तरीके से होता है। पहला संशोधन तो होता है, अपना संशोधन का कार्य कौन करता है? संसद। तो भारत में संविधान का संशोधन कौन करता है? संसद। संसद में क्या होती हैं? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये लोकसभा राज्यसभा के ये क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो संसद में अगर संविधान का संशोधन करना है संसद में, तो वहाँ पर जितने भी मेंबर हैं, वहाँ पर उस समय जितने भी मेंबर हैं उन उपस्थित मेंबर हो गई, और वहाँ पर मतदान देने वालों का 2/3%, 2/3, यानी संसद में जितने मेंबर वहाँ पर बैठे हैं और वो मतदान करना चाहते हैं उनका 2/3% क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए, यानी वो इसके पक्ष में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और भी हैं। और क्या हैं? संसद के सभी सदस्य, ऑल टोटल मेंबर जितने भी हैं संसद के, उन सभी सांसदों का क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। तो यह प्रक्रिया है दोस्तों। अभी अपन इसको लचीले में भी बोल सकते हैं। कठोर में कौन सी आएगी? कठोर में यह प्रक्रिया तो करनी है, उसके साथ साथ भारत के सभी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के आधे हिस्से यानी आधे राज्य, भारत के आधे राज्य, लगभग कितने? लगभग नहीं, 14 राज्य, 14 राज्यों का भी बहुमत होना चाहिए। 14 राज्यों का बहुमत यानी राज्य की सरकार, वहाँ पे जो सरकार है, विधायिका है, उनके जितने सदस्य हैं उनकी क्या होनी चाहिए? बहुमत होना चाहिए। तो यह क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी कठोर। तो भारत का संविधान कठोर भी है, लचीला भी है, और ऐसे भी कह सकते हैं न तो लचीला है न कठोर है, मध्य का है। तो भारत का संविधान मध्य में स्टैंड करता है, कठोर और लचीले की। ठीक है दोस्तों, अभी अपन आगे चर्चा करते हैं अपनी चौथी विशेषता के बारे में, क्या दे रखा है। जो 4th विशेषता है ये बड़ी मस्त विशेषता है दोस्तों। देखिए संविधान में 2 प्रकार हैं। एकात्मक, संघात्मक। ठीक है, एकात्मक का बेस्ट उदाहरण यूएसए, संघात्मक का ब्रिटेन। एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक की विशेषताएं देख लेते हैं पहले। एकात्मक में एक संविधान, एकल नागरिकता। एक संविधान, एकल नागरिकता। और एक केंद्र, वो भी सशक्त। जैसे अपने केंद्र सशक्त होता है वैसे एक केंद्र सशक्त। आपातकाल,
लचीला संविधान और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। दिखाई दे रहा है ना दोस्तों? हाँ, दिखाई दे रहा है। संघात्मक में क्या होता है? कठोर संविधान। वैसे वहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे होती तो वैसे देखिए दोहरी नागरिकता है, होती तो दोहरी नागरिकता है। संविधान वो सर्वोच्च होता है, यहाँ पे संविधान की सर्वोच्च होता है और कठोर संविधान होता है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 सरकार होती है, अभी देखेंगे अपन। ये है संविधान की एकात्मक और संघात्मक की विशेषताएं। 1 मिनट अपन ये देख लेते हैं कि इसमें एक विशेषता ये बता रखी है, लिखित संविधान। अभी अपन इसमें से कौन सी व्यवस्था चुने अपने देश के लिए, ये देखिए दोस्तों। अभी अपन कौन सी व्यवस्था अपने देश के लिए चुने, कौन सी व्यवस्था अपने देश के लिए सही रहेगी? संघात्मक क्या दोहरी नागरिकता है अपने देश में? इधर अपन चलते हैं, फिर लिखित संविधान है, 2 सरकार हैं। और इधर देखते हैं अपन लचीला संविधान है, एक संविधान है, एकल नागरिकता है। तो अभी अपन बोलेंगे अपने पास तो एक संविधान भी है, मतलब एक संविधान भी एक है, एकल नागरिकता है, सरकार भी 2 हैं, और कठोर संविधान भी है, लचीला संविधान भी है, लिखित संविधान भी है, आपातकाल के प्रावधान भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपना संविधान संघीय है, लेकिन झुकाव किसकी तरफ है? एकात्मक की तरफ। व्यवस्था अपने दोनों हैं, संघीय भी है और एकात्मक भी है। झुकाव एकात्मक की तरफ है, व्यवस्था संघीय है। अभी अपनी व्यवस्था संघीय व्यवस्था है। 2 सरकार, यानी एक तो सरकार कहाँ पे होगी? केंद्र में होगी, और एक सरकार कहाँ पे होगी? राज्य में होगी। केंद्र सशक्त की कौन सी परिभाषा है, इसमें कौन सी विशेषता है? ये रही, एक केंद्र सशक्त। तो एक केंद्र सशक्त का मतलब ये क्या है कि आपातकाल होने पे क्या होता है? राज्यों की सरकार का पूरा नियंत्रण केंद्र के पास चला जाता है। और एकल नागरिकता अपने पास है ही, दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार से अपना संविधान एकात्मक भी और संघीय भी है। ये हो गई चौथी विशेषता। अभी अपन देखते हैं 5वीं विशेषता के बारे में। 5वीं विशेषता दोस्तों सरकार के बारे में बताया गया है कि अपने संविधान में ये लिखा गया है कि जो भारत की सरकार है वो कौन सी होगी। देखिए 5वीं विशेषता ये बताई गई है कि अभी यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए सरकार है वो 2 तरह की होती है, अध्यक्षीय प्रणाली, ये शासन के प्रकार हैं, शासन या सरकार, अध्यक्षीय और संसदीय। यह 2 प्रकार के शासन करने के तरीके हैं। अभी ये अपन उदाहरण देखें तो अध्यक्षीय यूएसए की और संसदीय ब्रिटेन यूएस की। अध्यक्षीय में क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है, और यहाँ पे विधायिका एंड कार्यपालिका मिलकर काम करते हैं, मिलकर या संयोगपूर्ण कार्य करते हैं। और यहाँ पे वास्तविक वैसे अपने देश को चलाने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एक राजा भी होता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री राजा होता है। यहाँ पे राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ निहित होती हैं, यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री या फिर राजा के पास होती हैं। तो अपने जो संविधान है उसमें संसदीय विशेषता को अपनाया गया है। तो यह विशेषता हो गई संसदीय शासन।
संसदीय शासन है वह अपने अपनाया गया है संविधान में। अपने राजा नहीं होता, प्रधानमंत्री होता है वास्तविक नेता, अपन देखते हैं, लेकिन कार्य हैं वो जितने भी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं उनको करते हैं वो प्रधानमंत्री, वो उनका मंत्रिमंडल करता है। तो हमारी विशेषता है कि हमारा संविधान है उसमें यह लिखा गया है कि भारत का जो शासन होगा वो कैसा होगा, संसदीय होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 5वीं विशेषता हो गई अपने संविधान की। अभी अपन बात करते हैं आगे। चल गई क्या? सॉरी दोस्तों, वो किसी वजह से क्या हो गई, क्लास बंद हो गई थी बीच में। अभी अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अपने जो संविधान की विशेषता उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। संसदीय शासन प्रणाली के बारे में अपन ने समझ लिया। एक यह बात है कि भारत में जो प्रणाली है अध्यक्षीय और संसदीय, उसमें से संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया है ये बात देखते हैं। देखिए, भारत पर जब किसने अधिकार किया, अंग्रेज़ों ने, यानी ब्रिटेन देश वालों ने। तो ब्रिटेन में जो शासन प्रणाली थी वो कौन सी थी, संसदीय शासन प्रणाली थी। और उसी संसदीय शासन प्रणाली को, जो अपनी संसदीय प्रणाली थी, उसी संसदीय प्रणाली को अंग्रेज़ों ने अपने देश पे लागू किया। तो भारत पर लगभग 200 वर्षों तक अधिकार करने वाले अंग्रेज़ों ने हिसाब से शासन प्रणाली को चलाया था। तो अपने जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने यही सोचा कि जो प्रणाली पीछे से चलती आ रही है उसी को अपनाना अभी सही रहेगा। इसलिए भारत में क्या किया गया है, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। अगर अपन अभी ये जो प्रणाली है संसदीय उसको बदल के अध्यक्षीय करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, संविधान में भी चेंज करना पड़ेगा। जितना संविधान लिखा गया है वो उसी हिसाब से संसदीय प्रणाली के हिसाब से लिखा गया है। तो इसलिए इतनी बाधा नहीं आए, इसलिए क्या किया गया, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और अभी अपन देखते हैं संविधान अगली विशेषताएं कौन सी है। तो भारत की अगली विशेषता कौन सी है वो देखते हैं अपन। जो 6 नंबर की विशेषताएं हैं ये है संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता एंड न्यायपालिका। देखिए दोस्तों, संसदीय संप्रभुता, संसद का संप्रभु होना, संसद का संप्रभु होना। संसद संप्रभु का मतलब होता है कि स्वतंत्र रूप से होके कार्य करना, बिना किसी बाहरी रोक टोक के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। संप्रभु यानी मेरे प्रभुत्व से, संप्रभु खुद के प्रभुत्व से, तो उसको बोलते हैं संप्रभु। तो संसद का संप्रभु होना ये विशेषता कहाँ की है, ये ब्रिटेन की है। और सर्वोच्च न्यायपालिका, यह विशेषता किसकी है, यूएसए। तो यूएसए में संसद संप्रभु नहीं है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। और ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है। अभी भारत की बारी आती है कि भारत क्या करे इनमें से। तो भारत ने संसद को कहीं पर संप्रभु भी बनाया है और कहीं पर न्यायपालिका को सर्वोच्च बनाया है। और इस अपन ये कह सकते हैं कि भारत की संसद संप्रभु नहीं है, लेकिन भारत की न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो संविधान में यह विशेषताएं अपने को देखने को मिल सकती है कि भारत में क्या है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, संसद संप्रभु नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए, संसद में, संविधान में संशोधन का कार्य किसका है, संसद का। तो संशोधन कौन करेगा, संसद करेगी। तो संसद के अगर संप्रभु रहती तो संसद तो अपनी मर्जी से चाहती वैसे क्या कर सकती थी, संविधान में संशोधन कर सकती थी। भाई संसद में कौन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं जो जनता द्वारा चुन के भेजे जाते हैं। तो वो चाहते तो अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे में संशोधन कर सकते थे संविधान में कि ऐसा संशोधन किया जाए कि लोकसभा के एक बार मेंबर चुनने के बाद 50 साल तक वही रहेंगे, या फिर उनकी पीढ़ियों के आगे मेंबर बनाया जाए। तो इस हिसाब से वो संशोधन कर सकते थे, लेकिन उनको ऐसा संशोधन करने से रोकती है न्यायपालिका। भारत की बात कर रहा हूँ, उनको ऐसा संशोधन करने से कौन रोकती है, न्यायपालिका। न्यायपालिका ये कहती है कि संविधान जो लिखा गया है उसके अगर बेसिक स्ट्रक्चर को बिगाड़ा तो वो संविधान की संशोधन क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। मूल अधिकार को, जो व्यक्ति के मूल अधिकार हैं उनके साथ हस्तक्षेप किया तो वो क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन रद्द हो जाएगा। जनता के अगर ऐसा कोई भी संशोधन है जो जनता के हित में नहीं है, वह संविधान क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन रद्द हो जाएगा।
तो अभी देखा था आपने संशोधन किस हिसाब से करते हैं, तो वो संशोधन रद्द माना जाएगा। तो संसद को संप्रभु होने से कौन रोकता है? न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, तो संसद को संप्रभु होने से रोकती है न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका साफ ये कहती है कि आप सिर्फ उन्हीं संशोधनों को करो जो जनता के हित में है, अपने हित के संशोधन के बारे में मत सोचो। तो न्यायपालिका बीच में हस्तक्षेप करके और संसद को संप्रभु होने से रोकती है। तो अपने भारत की बात की जाए तो अपन यह नहीं कह सकते कि भारत की संसद संप्रभु है। ठीक है दोस्तों, लेकिन भारत की न्यायपालिका क्या है? सर्वोच्च है। इसमें अगली विशेषता न्यायपालिका की दी गई है, हाँ, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो अभी चर्चा करते हैं अपन न्यायपालिका के बारे में। यह संसद की जो चर्चा की अपन ने विशेष रूप से आगे करेंगे और बहुत ही लंबे विस्तार के साथ करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर दिए गए हैं संसद के न्यायालय के। तो अभी देखिए, यह विशेषता बता रखी है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्रता का तो आपको पता चला गया होगा। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ क्या है? एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ यह है कि यानी पूरे देश में एक ही न्यायालय होगा तभी वो एकीकृत होगा। क्या ये एकीकृत का अर्थ होता है? नहीं दोस्तों, ये एकीकृत का अर्थ नहीं होता। एकीकृत का अर्थ ये होता है कि भारत की बात कर रहा हूँ, एकीकृत न्यायपालिका है, इसलिए एकीकृत का अर्थ यह है कि एक न्यायालय होगा। मान लिया आपकी बात की एक न्यायालय होगा, लेकिन ऐसा नहीं पूरे देश में एक ही न्यायालय होगा। एक न्यायालय होगा लेकिन उसके निर्णय वह पूरे देश में माने जाएंगे। यानी एक न्यायालय के नीचे जितने भी न्यायालय हैं ना, उन सभी न्यायालयों पे इस न्यायालय के निर्णय हैं, जो जितने भी फैसले हैं वो क्या किए जाएंगे? स्वीकार किए जाएंगे बिना किसी विवाद के। तो बिना किसी विवाद के जितने भी फैसले हैं, निर्णय हैं, वो नीचे की जो जितने भी न्यायालय हैं उनको माना जाएगा। तो ये ऐसा न्यायालय भारत में क्या कहलाता है? भारत में ऐसे न्यायालय को कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके निर्णय बाकी जितने भी न्यायालय हैं, नीचे के जो जितने भी न्यायालय हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के बाद में राज्यों की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? उच्च न्यायालय। फिर अधीनस्थ न्यायालय आ जाएंगे, और फिर जिले स्तर पर जिला न्यायालय आ जाएंगे। तो इस हिसाब से उच्चतम न्यायालय के फैसले सभी न्यायालयों में माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिला न्यायालय ने, अगर मान लेते हैं अपन किसी विवाद के लिए जिला न्यायालय में जाते हैं और उस विवाद में कोई फैसला सुना दिया गया, तो ऐसा नहीं कि उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट को मानना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया किसी विवाद पर, अपन कोई केस जाता है, कोई मूल अधिकार से संबंधित कोई केस चला गया, तो जो निर्णय दिया है वो सभी न्यायालयों को मानना होगा। अभी मान लेते हैं कि जो निर्णय दिया है इस समय वह निर्णय एकदम सही है, लेकिन आगे चल के देखते हैं तो वह निर्णय गलत दिखाई देता है। ऐसा होता है तो क्या हो जाता है? फिर न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति भी है, वो अपन आगे पढ़ेंगे न्यायपालिका में। तो न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति में क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है वो आगे चलकर अगर दिक्कत दे रहा, परेशानी कर रहा है, जो सही नहीं माना जा रहा, तो उसको बदल दिया जाएगा। बदलने का कार्य किसका होगा? उच्चतम न्यायालय का होगा। जो भारत के उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है उसका बदलने का कार्य भी उच्चतम न्यायालय के पास होगा। तो इसलिए अभी देख लो अपनी न्यायपालिका एकीकृत है या नहीं है। दूसरी बात, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे है कि भारत की जो न्यायपालिका है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति है, न्यायाधीशों का कार्यकाल है, तो वह क्या है? स्वतंत्र है। यानी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया संविधान में लिख रखी है वैसे ही क्या होगी? न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, और उनका जो कार्यकाल है वह भी उतना ही रहेगा। हालांकि अभी बदलाव की बातें देखने को मिलते हैं अपने को बीच बीच में कि नियुक्ति है वो कोई और करेगा, या फिर मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल होंगे, ऐसा जो मुद्दा है वो बना रहता है। लेकिन कहा तो ऐसे ही गया है कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका में यही विशेषता बता रखी है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।
तीसरी बात यह बताई गई है कि इनका जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि पर व्यय होता है, यानी उनके वेतन में कोई काट छांट नहीं कर सकते, कभी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यह भी एक स्वतंत्रता ही है। एक स्वतंत्रता यह बताई गई है कि संसद में किसी प्रकार से न्यायपालिका की चर्चा नहीं होगी, न्यायपालिका के कार्यों की अवहेलना नहीं होगी। तो संसद में न्यायपालिका की चर्चा नहीं होती। अपन देखते हैं संसद में कहीं भी न्यायपालिका की चर्चा अपने को देखने को नहीं मिलती है। तो ये भी क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगली विशेषता है दोस्तों बहुत ही ज़रूरी। देखिए अगली विशेषता ये है कि अलग अलग देश हैं, उस अलग अलग देशों में अपनी अपनी विशेषताएं अपनाई गई हैं। जैसे किसी देश में मौलिक अधिकार है, क्या है, किसी देश में मौलिक अधिकार है, किसी में मौलिक कर्तव्य हैं, तो किसी में नीति निर्देशक तत्व हैं। ये हैं देखने को मिलता है किसी देश में। अब देशों की बात कर लेते हैं। मूल अधिकार यूएसए में देखने को मिलते हैं, मूल कर्तव्य सोवियत संघ यानी रूस में देखने को मिलते हैं, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? आयरलैंड में। तो अलग अलग देशों में ये अधिकार, किसी में कर्तव्य, किसी में नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं। लेकिन भारत ने क्या किया, इन सभी को अपना लिया। जो जनता के हित में होगा वह भारत के संविधान में होगा। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया, भारत के संविधान में जोड़ा गया। हालांकि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब इसमें से कौन सी विशेषताएं नहीं देखने को मिलती थी? जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब बता सकते हो कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 आपातकाल का समय चल रहा था, और जो मौलिक कर्तव्य उनको जोड़ा गया तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, क्योंकि मौलिक कर्तव्य देखेंगे बहुत ही ज़रूरी हैं। और इनके जितने भी ये जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इनके चैप्टर आगे अपने बुक में अलग से दिए गए हैं, तभी अपन चर्चा करेंगे पूरे तरीके से। अभी तो शॉर्ट तरीके से विशेषताओं के बारे में बता रखा है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये तो सिर्फ हेडिंग है। अपन संविधान का लिखित संविधान में अपन प्रस्तावना को भी देखेंगे, तभी प्रस्तावना को देखेंगे तो प्रस्तावना के बारे में बहुत सी बातें निकल के आएंगी, न्याय के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। तो ये तो सिर्फ हेडिंग है। ऐसा नहीं है कि अपना संविधान इतना ही लिखा गया है कि इतना सा संविधान है। ये तो सिर्फ संविधान की हेडिंग है, सब हेडिंग है, फिर उसके बाद और हेडिंग है। इस हिसाब से देखते हैं तो अपना संविधान लिखित है और सबसे लंबा है, तभी अपना संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान कहलाता है। तो ये विशेषताएं हैं, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर और ये 10 नंबर। एक विशेषता ये और देख लेते हैं। एक विशेषता है धर्मनिरपेक्ष। भारत क्या है? धर्म निरपेक्ष, यानी भारत धर्म के मामले में क्या होगा? निरपेक्ष होगा, तटस्थ होगा। यानी अपन ऐसे नहीं कह सकते कि भारत हिंदुओं का भारत है, भारत ईसाइयों का है, भारत जैनियों का है, बुद्धिज़्म का है, इस्लामिक है या मुस्लिम है। तो भारत को एक धर्म के हिसाब से नहीं नोट कर सकते कि भारत तो हिंदुओं की कंट्री है या फिर मुस्लिमों की कंट्री है। भारत धर्म के मामले में निरपेक्ष है, यानी तटस्थ है। तो भारत में अलग अलग जाति है, अलग अलग बोलियाँ बोली जाती है, सांस्कृतिक भिन्नताएँ अलग हैं, तो धर्म भी अलग हैं। तो इस हिसाब से संविधान निर्माताओं ने क्या किया? भारत को धर्मनिरपेक्ष कर दिया, ताकि भारत में आसानी से हर व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके, हर धर्म के व्यक्ति को। इसी का एक उदाहरण अपने को मौलिक अधिकार में देखने को मिलेगा, क्योंकि मौलिक अधिकार में ही धर्मनिरपेक्ष की बातों को कर दिया गया है। और मौलिक अधिकार का महत्व आपको आगे बताया जाएगा, या पता होगा कितना ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी धर्मनिरपेक्ष की बात कर दी गई है। तो भारत धर्म के मामले में क्या है? निरपेक्ष है। ठीक है दोस्तों, यह विशेषता भी संविधान में लिख दी गई थी कि भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा। एक विशेषता और है, एक विशेषता ये बता रखी है, वयस्क मताधिकार। हमारे जो मतदान होते हैं उनमें जो अपन वोट डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? मताधिकार बोलते हैं, यानी मत का मेरा अधिकार।
तो वयस्क मताधिकार है, यानी वयस्क मताधिकार, वयस्क जोड़ने का पीछे यही कारण था कि भारत में एक उम्र होगी मत देने की, वयस्क होगा, जो व्यक्ति वयस्क होगा वह क्या होगा, मत में हिस्सा ले सकता है, तो इसलिए वयस्क मताधिकार कहा गया। तो भारत में कोई व्यक्ति वयस्क है, उसकी उम्र कितनी है, 18 वर्ष, और पहले कितनी थी, 21 वर्ष, जो 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या की कर दी गई, चेंज कर दी गई 1989 में। तो पहले, इससे पहले 21 वर्ष थी, उसके बाद में 18 वर्ष कर दी गई। तो ये वयस्क मताधिकार है, यह भी अपने संविधान में लिखा गया है कि जो मताधिकार होगा वो वयस्क होगा। ठीक है दोस्तों, अभी आगे अपन चर्चा करते हैं। तो इसी संविधान की अपन ने इतनी अच्छा बताया है अपने तो, लेकिन आगे क्या है कि कई लोगों ने अवहेलना कर दी संविधान की, संविधान निर्माताओं की, संविधान बनाने वालों की, कि संविधान है वो तो कार्बन कॉपी है। मतलब आलोचनाएं की गई हैं संविधान के बारे में कि संविधान तो कांग्रेस का है, या फिर संविधान तो मतलब देशों की कार्बन कॉपी है, जैसा देश से उठाया वैसा लिख दिया गया है, उधार का ठेला है। तो ऐसी सब बातें कही गई हैं, वो अपने कोई काम की नहीं है। पता नहीं उस समय संविधान निर्माताओं की आलोचना क्यों की जा रही थी। इतना अच्छा संविधान अपने को बना के दिया है, संशोधन कर सकते हैं अपन। तो ये आगे आलोचनाएं बताई गई हैं, ये अपने कोई काम की नहीं है। अपने को तो इतना पढ़ना है, संविधान में ये विशेषताएं बताई गई हैं, इनकी एक एक बातों को अपन आगे देखते चलेंगे। ये जो चैप्टर दे रखे हैं वो संविधान की एक एक बातों के बारे में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना संविधान के बारे में विशेषताएं। तो ये अपना जो 3rd चैप्टर था वह कंप्लीट हो गया कि संविधान की विशेषताएं। एक यह और दे रखा है कि संविधान में, जैसे एग्ज़ाम में पूछते हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, वयस्क मताधिकार कहाँ से लिया गया है, ये सब पूछते हैं। तो ये सब अपन स्क्रीन पे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं साथ साथ में, और फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो अपन ट्रिक के हिसाब से भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं अभी ये जो विशेषताएं उठाई गई हैं अलग अलग देशों से, ये कौन कौन सी हैं, किस देश से उठाई गई हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदी में रिवाइज कर देता हूँ, इंग्लिश में आ रखा, आराम से इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं अपन। तो ब्रिटेन का संविधान, यानी ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में क्या लिया गया। पहली विशेषताएं ली गई है संसदीय शासन, वो अपने पढ़ लिया कि संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। विधि का शासन क्या होता है ये आगे देखेंगे। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, और ये देख लेते हैं। एक तो संसदीय शासन लिया गया है, एक लिया गया है एकल नागरिकता, और एक संसदीय विशेषाधिकार या द्वितीय सदन लिया गया है। क्या लिया गया है, द्वितीय सदनवाद, यानी संसदीय शासन, एकल नागरिकता, द्वितीय सदनवाद। यूएसए से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और जो मैंने बात की थी न्यायिक पूर्वालोकन, यानी कोई स्टेटमेंट है उसके बाद में उसको चेंज करना है, ये क्या होती है, न्यायिक पूर्वालोकन। तो ये भी कहाँ से ली गई है, यूएसए से। तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका का पूर्वालोकन। और यूएसए से क्या लिया गया है, और यूएसए से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। ये याद ज़रूर रखना दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना क्या होता है, महाभियोग आगे चर्चा करेंगे, एक बार रट सकते हो आप कि महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए, महाभियोग की सिंपल मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाना है ये यूएसए से, और उपराष्ट्रपति को पद पे लाना है यह यूएसए से। ठीक है दोस्तों, और न्यायाधीशों को पद से हटाना है यह भी यूएसए से। तो क्या क्या हो गया, न्यायाधीशों को पद से हटाना है यूएसए से, राष्ट्रपति को पद से हटाना है यूएसए से, उपराष्ट्रपति को पद पर लाना है यूएसए से, और मौलिक अधिकार और न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, आयरलैंड से किया गया है। और इसमें अपन राष्ट्रपति को अपने पद पे लाएंगे। तो राष्ट्रपति को पद पे लाने का आयरलैंड से, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए यूएसए से, उपराष्ट्रपति को पद से लाने के लिए यूएसए से, राष्ट्रपति को पद से लाने के लिए आयरलैंड। कनाडा से सशक्त केंद्र, यानी अपना जो केंद्र है आपातकाल के समय सशक्त हो जाता है, ये विशेषता कनाडा से ली गई है। और राज्यपाल को लाने के लिए कनाडा। तो राज्यपाल कहाँ से लाएंगे, कनाडा से। तो राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ होगी, राज्यपाल की नियुक्ति ये किस संविधान से लिया गया है, कनाडा से।
तो राज्यपाल कहाँ से लाएंगे? कनाडा से। राष्ट्रपति कहाँ से लाएंगे? आयरलैंड से। उपराष्ट्रपति कहाँ से लाएंगे? यूएसए से। तो इस हिसाब से दोस्तों समझ रहे हो ना आप मैं कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब ये पद्धति ली गई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कनाडा से लेके आना है, वैसा है। फिर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची ली गई है, ये छोड़ो। जर्मनी का भी छोड़ो। और जर्मनी से अपन ये याद रख सकते हैं आपातकाल प्रावधान, जो आपातकाल के प्रावधान है ना 352, 56, 60 में, ये आपातकाल के प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं। सोवियत संघ यानी रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। और प्रस्तावना पढ़ेंगे आगे, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो अर्थ है वो शब्द हैं वो जोड़े गए हैं। तो ये अपन आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में 3 शब्द हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ से। प्रस्तावना में ही 3 शब्द और दिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। जब फ्रांस की क्रांति हो रखी थी ना, तभी ये 3 शब्द बाहर निकल के आए, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो प्रस्तावना में ये 3 शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है दोस्तों, और कमेंट कर देना कि अगर ट्रिक से देखेंगे तो अपन इन विशेषताओं को, ये जो संविधान में अलग अलग देशों से ली गई विशेषताएं हैं, उनको ट्रिक से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना चैप्टर 3 जिसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ेंगे भारत की प्रस्तावना। और इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।